नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। वित्त विभाग ने दोस्तों जारी कर दिए हैं नए नियम और इसमें कैसे कलेक्टर की अनुमति से, यानी कि जो जिलाधीश होते हैं उनकी अनुमति से दोस्तों जो है उनकी नियुक्ति होगी। क्या वेतन वगैरह मिलेगा उसके बारे में थोड़ी सी हमने कल भी बात की थी, आज भी करेंगे। इसमें दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर से लगा के जो ओरिजिनली जो प्रोफेसर होते हैं, सहायक आचार्य से ऊपर होते हैं सह आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, उसके ऊपर होते हैं आचार्य यानी कि प्रोफेसर। दोस्तों वहाँ तक बात करेंगे और क्या क्या उनकी पेमेंट वगैरह है और क्या क्या शपथ पत्र वगैरह साइन करवाएंगे, वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। तो अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगेगी कलेक्टर की मुहर। प्रदेश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में रिक्त शिक्षकों के पदों की वजह से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होने की समस्या को देखते हुए सरकार ने 1 अप्रैल से विद्या संबल योजना शुरू करने का ऐलान किया, यानी कि आज से। दोस्तों ये जो योजना है वो विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायी है, लेकिन मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं कहते हैं कि सर हमें तो जॉब चाहिए, चाहे वो जो है आपके बिना वेतन भत्तों वाली अस्थायी जॉब हो या फिर वेतन भत्तों संग बहुत सारी पैसों वाली स्थायी जॉब हो। तो कोई भी हो, हमें तो जॉब चाहिए, हमें तो बस पैसे कमाने हैं, आर्थिक स्थिति बढ़िया बनानी है। तो उनके लिए ये जो है सकारात्मक है। और जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो स्थायी जॉब ही चाहिए, अगर इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, सब कंपटीशन वगैरह सब कुछ फेस करेंगे तो फिर स्थायी जॉब ही चाहिए, क्योंकि फिर अस्थायी में आज हैं कल कोई नई भर्ती आएगी तो हमें तो निकाल दिया जाएगा, तो हमने तो घर के न खाट के। तो दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत अब जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनने वाली समिति अस्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी। इसके लिए वित्त विभाग ने विद्या संबल योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्थायी शिक्षकों के वेतनमान सहित अन्य सुविधाओं में एक रूपता के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे पहले मुख्यालय स्तर पर अनुमति लेनी पड़ती थी। आधा सत्र गुजरने के बाद नियुक्ति का आदेश जारी होते थे। इस साल प्रदेश में 10,000 से अधिक बेरोजगारों को इस योजना का फायदा जो है वो मिलने वाला है। वित्त विभाग दोस्तों अब सैलरी भी देख लेते हैं। वित्त विभाग ने तृतीय श्रेणी अध्यापक से आचार्य तक की प्रति घंटे के हिसाब से मानदेय राशि तय की है। तृतीय श्रेणी अध्यापक को अधिकतम 21,000 रुपये, द्वितीय श्रेणी अध्यापक को अधिकतम 25,000 रुपये, प्रथम श्रेणी व्याख्याता को अधिकतम 30,000 रुपये। दोस्तों मैं आपको थोड़ा अगर गहराई से बताऊं तो थर्ड ग्रेड टीचर जो ओरिजिनली एग्ज़ाम दे के सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, रीट वगैरह सब कुछ कर करा के लगते हैं, तो उनको कम से कम परमानेंट होने पे, स्थायी होने पे 40,000 रुपये मिलते हैं। तो उसके आधे ही है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वेतन भत्ते भी कितने मायने रखते हैं और कितने मायने रखती है कि स्थायी वाली जॉब अस्थायी की तुलना में। फिर दोस्तों फर्स्ट ग्रेड को 30,000, अनुदेशक को 21,000, यानी कि जो पीटीआई होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, शारीरिक शिक्षक, अनुदेशक आप कह दीजिए, तो उनको 21,000। प्रयोगशाला सहायक को जो है 21,000, सहायक आचार्य को 45,000, असिस्टेंट दोस्तों जो है प्रोफेसर जो होते हैं उनको 45,000 रुपये मिलेंगे। ओरिजिनली उनकी 79-80 हज़ार रुपये तक होती है जब वो स्थायी हो जाते हैं। फिर दोस्तों उसके ऊपर सह आचार्य है तो उनको 52,000 और आचार्य को अधिकतम 60,000 का भुगतान हो सकेगा, जो कि ओरिजिनली 1,10,000 और समथिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो आप समझिए कि आधी ही वेतन मिलेगी और इसमें वेतन भत्ते कुछ नहीं है, आपका बीमा नहीं है, आप कहीं रहो कहीं खाओ पियो, कुछ भी इसमें आपके एडेड नहीं है, कोई भी इसमें पैसे नहीं मिलेंगे। और हाँ ये ज़रूर है कि इसमें ओरिजिनली कंपटीशन जैसा भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों कैसे क्या मौका मिलेगा ये भी देख लेते हैं कि रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने के लिए नए अभ्यर्थियों के साथ जो रिटायरमेंट टीचर हैं, सेवानिवृत्त शिक्षकों को मौका मिलेगा। ये बात मुझे थोड़ी सी गलत लगी। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको अभ्यर्थियों को मौका देना चाहे स्थायी तौर पे अस्थायी तौर पे, जो आपकी मर्जी वो करें, लेकिन रिटायरमेंट वालों को मौका देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। उनमें से अधिकतर की पेंशन है, जिनकी नहीं है तो उनको बहुत सारे पैसे रिटायरमेंट में मिले हैं, वो अपनी सेवा दे चुके हैं। तो नए अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, आय इनकम का उनके पास कोई सोर्स नहीं है। हर ब्लॉक के लिए 3 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद वरीयता के आधार पर अस्थायी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो आपके मार्क्स वगैरह हैं, सारा सब कुछ ऑल ओवर मिला के एक गार की तरह जो होता है इसको काउंट करके किया जाएगा। नहीं तो फिर कंपटीशन एग्जाम नहीं है तो फिर एक पद के लिए एक से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि अस्थायी शिक्षकों की ओर से कई बार स्थायी नियुक्ति का भी दावा किया जाता है, जैसे पंचायत सहायक वगैरह में है। तो ऐसे में माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गला मेरा खराब है। तो ऐसे में दोस्तों इन शिक्षकों से नियुक्ति से पहले 14 बिंदुओं पर एक अलग शपथ पत्र लिया जाएगा कि जैसे ही नई भर्ती होगी तो आपकी जगह हम स्थायी किसी को ले लेंगे तो फिर आपको हटना होगा। तो ये स्पष्ट कर लेंगे, नहीं तो बाद में फिर कोर्ट का मैटर भी बहुत होता है। स्कूल, कॉलेज और छात्रावास में रिक्त पद स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होते ही तत्काल उनको पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा भी उन पर जो है शपथ पत्र ले लेंगे, ताकि जैसे अभी हो गया थर्ड ग्रेड में, आपको पता है 2016-18 में जो इंग्लिश एडिशनल से लगे हुए थे अपने
चाहे इंग्लिश की मेरिट के थ्रू लेवल सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको अपने पद से हटना पड़ा कि वो शपथ पत्र के बाद लगे थे कि जो माननीय न्यायालय ने, जो पहले मुख्य पीठ ने आदेश जारी किए थे कि अगर इसमें जो फैसला आपके विपक्ष में आता है तो आपको हटना होगा, तो बस वही बात खंडपीठ ने रिपीट कर दी और उनको हटना पड़ा। तो शपथ पत्र का तात्पर्य दोस्तों यही है, एफिडेविट। शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूल और कॉलेजों को मुख्यालयों की जो रिक्त पदों की सूचना है वो भेजनी होगी। रिक्त पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को शैक्षिक अंकों के आधार पर मेरिट सूची से जो है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति होगी, जो ये सारा मेरिट सूची से उनका सिलेक्शन करेगी कि इतने पद हैं, इस पर इतने लोग हैं, इनके ये मार्क्स हैं और ऐसे ही सिलेक्शन होगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। विशेष परिस्थिति में तय राशि पर संस्था प्रधान अस्थायी शिक्षक नियुक्त कर सकेंगे। तो विशेष परिस्थिति हो कि अब चलो एकदम से ये सब संभव नहीं है, तो वो संस्था प्रधान के हाथ में भी छोटी सी पावर दे दी गई है कि वो भी इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट की बात हो गई और सिलेक्शन कैसे होगा वो भी हमने बात कर दी। बाकी दोस्तों जो भी इसमें आगे आधिकारिक जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।